नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पे। और आज मैं आप लोगों को एक ऐसी कहानी सुनाने वाला हूं जिसे सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो चलिए बिना देर किए कहानी को शुरू करते हैं। मेरा नाम सीमा है और यह घटना मेरे बचपन की है, सन 1995 की। तब मैं यही कुछ 12 या 13 साल की थी और मुझे भूत प्रेत जैसी किसी चीज के बारे में नहीं पता था। एक शाम मैं बाकी बच्चों के साथ छुपन छुपाई खेल रही थी। मेरी चोर बनने की बारी थी और मैं एक खंबे के पास जाकर बाकी बच्चों की तरफ पीठ करके गिनती गिनने लगी। तब तक सभी इधर उधर छुप गए थे। अब मेरी बारी थी सबको ढूंढने की, मगर ना जाने सभी ऐसी कौन सी जगह में जाकर छुप गए थे कि मैं उन्हें ढूंढ ही नहीं पा रही थी। हम जिस जगह पर छुपन छुपाई खेल रहे थे वो एक खाली प्लॉट था जो हमारे घर से थोड़ा ही दूरी पर था। उस प्लॉट के एक तरफ एक घर था जो आधा ही बना हुआ था, यानी उसकी छत और दीवारें तो बन चुकी थी मगर दरवाजे खिड़कियां नहीं लगे थे और ना ही उसमें पेंट हुआ था। उस घर को बहुत साल पहले आधा बना हुआ ही छोड़ दिया गया था। उस प्लॉट की दूसरी ओर बुनियाद बनी हुई थी जिसके ऊपर घर बनना बाकी था, लेकिन उसे भी आधे में ही छोड़ दिया गया था, जिसमें अब हम बच्चे खेलते थे। उस जगह के ठीक बाद का एक जंगल था जिसके बीच में एक कब्रिस्तान था। उसी कब्रिस्तान की वजह से वहां पर कॉलोनी बस नहीं पा रही थी। जिन्होंने भी घर बनाने की कोशिश की लेकिन उनका काम आधे में ही रुक गया। पर जो भी कहो, वो हमारे खेलने के लिए अच्छी जगह थी। हम उस बुनियाद के ऊपर दौड़ते उन अधूरे बने घरों के अंदर छुपते और कभी कभी तो उन लिप्टस के पेड़ों के बीच झाड़ियों में भी छुप जाते थे। उस शाम जब मैं अपने दोस्तों को ढूंढ रही थी तब मैंने उन्हें सब जगह ढूंढा मगर वो मुझे कहीं नहीं मिले। तभी मुझे उन लिप्टस के पेड़ों के बीच छुपे हुए मेरे एक दोस्त की पीठ दिखाई दी। मैं चुपचाप उस तरफ गई और वहां पहुंचकर देखा तो वो अब और दूर चला गया था। ऐसा करते करते मैं उस जंगल के काफी अंदर घुस गई। तभी मैंने देखा मेरे सामने एक कब्रिस्तान था। मैंने उस कब्रिस्तान के बारे में पहले भी सुना था, लेकिन आज उसको मैं पहली बार देख रही थी। उस कब्रिस्तान की दीवार एक तरफ से टूटी हुई थी और मैंने उसी के अंदर जाते हुए अपने दोस्त को देखा। मैं उसकी आइस पाइस करके ही मानने वाली थी, तो मैं भी उस कब्रिस्तान के अंदर चली गई। शाम गहरी हो चुकी थी। इस वक्त तक मुझे घर चले जाना चाहिए था, मगर मैं अभी भी वहां भटक रही थी। मैंने अपने दोस्त को ढूंढने की बहुत कोशिश की मगर वो मुझे कहीं दिखाई नहीं दिया। उस कब्रिस्तान में ढेर सारी कब्रें थी और उन कब्रों के आसपास झाड़ियां उगी हुई थी। मैंने हर तरफ देखा मगर मुझे मेरा दोस्त कहीं दिखाई नहीं दिया। तब मैंने हार मान ली और अपने दोस्त का नाम पुकार कर उसे बुलाया और बोला, चल यार, बहुत देर हो गई है, घर चलते हैं। तभी मेरी पीठ पर किसी ने हाथ मारा, जैसे छुपन छुपाई में धप्पा करते हैं, बिल्कुल वैसे ही। मेरे पलटकर पीछे देखा, सोचा मेरा दोस्त होगा मगर पीछे कोई नहीं था। मैंने उससे कहा, यार तू फिर से छुप गया, चलना, घर चल रात होने वाली है। फिर से मेरी पीठ पर किसी ने हाथ मारा। मैंने फिर से लटकर पीछे देखा मगर अभी भी वहां कोई नहीं था। अब मुझे कुछ ठीक नहीं लगा। मैंने कांपती आवाज में अपने दोस्त का नाम पुकारा। बस तभी मेरी पीठ पर फिर से किसी ने हाथ मारा और इस बार इतनी जोर से हाथ मारा कि मैं जमीन में गिर गई। और फिर किसी अदृश्य शक्ति ने मेरे पैर पकड़े और मुझे घसीटने लगी। मैं जोर जोर से रोने चीखने लगी, खुद को छुड़ाने के लिए छटपटाने लगी। मेरे पैर हवा में ऊपर उठे हुए थे और ना जाने कौन मुझे जमीन पर घसीट रहा था। तभी मेरी चीख सुन के मेरे दोस्त वहां दौड़ते हुए आए और मुझे जमीन में गिरा पड़ा पाया। उन्होंने मुझे उठाया और उस कब्रिस्तान से बाहर लेकर गए। जब हम घर की तरफ जा रहे थे तब मैंने उन्हें सारी बात बताई। घर पहुंचकर मम्मी ने मुझे बहुत मारा और अगले दिन से मेरा खेलने जाना बिल्कुल बंद कर दिया। मेरी मम्मी ने बताया कि अगर एक बार भूत सिर पर चढ़ गया तो उसे उतारना बहुत मुश्किल होता है। फिर मम्मी ने मुझे बताया कि मेरी एक मौसी थी, वो बहुत खूबसूरत थी। उनके ऊपर भी एक भूत चढ़ गया था जिसकी वजह से वो पागल हो गई थी और फिर एक दिन उनकी मौत हो गई। ये बात सुनकर तो मुझे भी डर लगने लगा और फिर मैं उस तरफ कभी खेलने नहीं गई और मैं आज भी कब्रिस्तान और शमशान जैसी जगहों से दूर ही रहती हूं। दोस्तों, मेरा नाम प्रिया है और ये कहानी तब की है जब मेरी नई नई शादी हुई थी। जिस गांव में मेरी शादी हुई थी उस गांव में अंग्रेजों के जमाने का एक चर्च था और उसी के पीछे एक टूटा हुआ घर था जिसमें उस चर्च का फादर और उसकी बीवी रहा करती थी। मगर उसके और उसकी बीवी के मरने के बाद उस घर में ताला लगा दिया गया था
और समय के साथ साथ अब वो घर खंडर बन चुका था। उस फादर और उसकी बीवी की कब्रें उस खंडर से बस कुछ ही दूरी पर थी। उस खंडर और उसके आसपास की जमीन किसी गोल्फ ग्राउंड के समान थी, एकदम साफ सुथरी। उस जगह पर दूर दूर तक कोई घर नहीं था, सिर्फ खेत ही खेत थे, जिन खेतों में दिन के वक्त औरतें काम करती थीं। मेरे ससुराल वालों का खेत भी वहीं पर था, उसी टूटे हुए खंडर के सामने, जहां पर दिन के समय औरतें काम किया करती थीं। एक शाम में अपने खेत में घास काट रही थी, तभी मुझे मेरी सास ने आवाज दी। मैंने आसपास देखा तो मुझे मेरी सास कहीं दिखाई नहीं दी। मैंने उन्हें आवाज दी तो वो बोली, प्रिया यहां आ और ये घास की गठरी उठाकर सिर पर रख दे। मुझे नहीं पता था कि मेरी सास भी खेत में आ। दोस्तों, मेरा नाम प्रिया है और ये कहानी तब की है जब मेरी नई नई शादी हुई थी। जिस गांव में मेरी शादी हुई थी, उस गांव में अंग्रेजों के जमाने का एक चर्च था और उसी के पीछे एक टूटा हुआ घर था, जिसमें उस चर्च का फादर और उसकी बीवी रहा करती थी। मगर उसके और उसकी बीवी के मरने के बाद उस घर में ताला लगा दिया गया था और समय के साथ साथ अब वो घर खंडर बन चुका था। उस फादर और उसकी बीवी की कब्रें उस खंडर से बस कुछ ही दूरी पर थी। उस खंडर और उसके आसपास की जमीन किसी गोल्फ ग्राउंड के समान थी, एकदम साफ सुथरी। उस जगह पर दूर दूर तक कोई घर नहीं था, सिर्फ खेत ही खेत थे, जिन खेतों में दिन के वक्त औरतें काम करती थीं। मेरे ससुराल वालों का खेत भी वहीं पर था, उसी टूटे हुए खंडर के सामने, जहां पर दिन के समय औरतें काम किया करती थीं। एक शाम में अपने खेत में घास काट रही थी, तभी मुझे मेरी सास ने आवाज दी। मैंने आसपास देखा तो मुझे मेरी सास कहीं दिखाई नहीं दी। मैंने उन्हें आवाज दी तो वो बोली, प्रिया यहां आ और ये घास की गठरी उठाकर सिर पर रख दे। मुझे नहीं पता था कि मेरी सास भी खेत में आई हुई है। मैं उनकी आवाज की तरफ गई। वहां पहुंचकर मैंने आसपास देखा, वो कहीं नहीं थी। मैंने अपनी सास को आवाज दी तो मेरी सास बोली, अरे अपने पीछे देख, मैं तेरे पीछे ही हूं। मैंने पलट के पीछे देखा, मगर मेरे पीछे मेरी सास नहीं थी, बल्कि वो दो कब्रें थी, जिनके अंदर फादर और उसकी बीवी दफन थी। मैंने फिर से अपनी सास को आवाज आई हुई है। मैं उनकी आवाज की तरफ गई। वहां पहुंचकर मैंने आसपास देखा, वो कहीं नहीं थी। मैंने अपनी सास को आवाज दी तो मेरी सास बोली, अरे अपने पीछे देख, मैं तेरे पीछे ही हूं। मैंने पलट कर पीछे देखा, मगर मेरे पीछे मेरी सास नहीं थी, बल्कि वो दो कब्रें थी, जिनके अंदर उस फादर और उसकी बीवी दफन थी। मैंने फिर से अपनी सास को आवाज दी, मगर इस बार मेरी सास ने कोई जवाब नहीं दिया। मगर मुझे दो लोगों की दबी सी हंसी सुनाई दी, जिसमें एक हंसी आदमी की थी और एक हंसी औरत की। मैंने गौर से उन दोनों कब्रों की तरफ देखा और महसूस किया कि वो दबी हुई हंसी उन्हीं कब्रों से आ रही थी। मैं डर कर तुरंत वहां से भागी और आड़े टेढ़े रास्तों से भागते हुए सीधे अपने घर पहुंची। घर पहुंचकर मैंने अपनी सास से पूछा कि क्या वो खेत में आई थी। वो बोली, नहीं तो क्यों पूछ रही है। तब मैंने अपनी सास को बताया कि किसी ने उनकी आवाज में मुझे उन दो कब्रों के पास बुलाया, और जब मैं वहां पहुंची तो मुझे उन दोनों कब्रों से हंसी की आवाज सुनाई दी। तब मेरी सास ने मुझे बताया कि वो जगह भूतिया है। वहां पर उस फादर और उसकी बीवी की आत्मा आज भी घूमती है, मगर वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती है। मगर हां, वहां पर जुआ खेलने वाले शराबियों को थप्पड़ या लात मारकर चर्च से दूर जरूर भगाती है। हालांकि उस फादर और उसकी बीवी की आत्मा ने मेरे साथ सिर्फ मस्खरी की थी, और आज भी कभी कभी जब मैं घास काटते हुए गुनगुनाती हूं तो मुझे मेरी आवाज के साथ साथ किसी और के गुनगुनाने की भी आवाज सुनाई दे जाती है। पर मैं डरती नहीं हूं। हां, मगर चुप जरूर हो जाती हूं, क्योंकि आखिर वो है तो भूत ही। मैं उड़ीसा के पुरी जिले का रहने वाला हूं और आज मैं आपको अपना एक किस्सा बताने जा रहा हूं। मेरा नाम विष्णु है। बचपन से ही मेरे पीछे भूतों का साया था, इसलिए मेरे मम्मी पापा हमेशा परेशान रहते थे। लेकिन फिर एक दिन एक बाबा ने मुझे एक तावीज दिया और मुझसे कहा कि इसे कभी अपने गले से मत उतारना। उसके बाद से मैं बिल्कुल ठीक रहने लगा। लेकिन फिर एक बार यह बात तब की है जब मैं भुवनेश्वर अपने कॉलेज में पढ़ता था। तो एक दिन हम कॉलेज के एनुअल डे के लिए एक कल्चरल प्रोग्राम के बारे में बातें कर रहे थे। बातें करते करते बहुत देर हो गई, समय का पता ही नहीं चला। फिर हम वहां से उठे और सोने के लिए चले गए। मैं भी अपने कमरे में आया और फ्रेश होने के लिए बाथरूम में चला गया। लेकिन बाथरूम में जब मैं अपने टैप को चालू किया
तो अचानक से फर्श पर कुछ बूंदें गिरी। मैंने धीरे से नजर घुमाकर देखा तो देखा कि वहां खून की बूंदें गिरी थी। मैंने जल्दी से ऊपर की तरफ देखा, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। मैंने सोचा शायद टोमेटो केचप गिरा होगा। इतना सोच के मैं घूमा ही था कि वो खून की बूंदें मुझे फिर से गिरती दिखाई दी। तभी मुझे याद आया कि मैं अपना तावीज तो बाहर बेड पर ही रखा आया हूं। मुझे डर लगने लगा। मैंने उसी वक्त जोर से चिल्ला के अपने दोस्तों को आवाज दी तो मेरे दोनों रूममेट वहां आ गए और मुझे मेरे बेड के पास छोड़ के चेक करने के लिए बाथरूम में गए। लेकिन उनके बाथरूम में पैर रखते ही वहां की लाइट चली गई। मैं वहां दूर बैठा कांप रहा था। वो दोनों अब अपने फोन के फ्लैशलाइट को चालू करने वाले थे कि तभी कोई चीज तेजी से उनके सिर के ऊपर से निकली। उन्होंने झट से ऊपर देखा भी, लेकिन कुछ दिखाई नहीं दिया। लेकिन तभी वॉशरूम से किसी के चिल्लाने की आवाज आई। वो दोनों उसी वक्त बाथरूम का दरवाजा बंद करके मेरे पास आकर बैठ गए। उसे समय रात के करीबन 1 बज रहे थे। तभी अचानक से रोड से एक साथ करीबन 10 से 12 कुत्तों के भौंकने की आवाजें आने लगी। हम तीनों बहुत डर गए। फिर हमने हनुमान जी का सिंदूर लगाया और तीनों एक ही बेड पर सो गए। वो रात मेरे लिए बहुत डरावनी थी। उस रात के बाद से मैंने वो ताबीज फिर कभी अपने गले से नहीं निकाला। मेरा नाम अमित शर्मा है। मैं राजस्थान के जयपुर का रहने वाला हूं। 15 साल की उम्र तक मुझे भूत प्रेत जैसी चीजों में बिल्कुल भी यकीन नहीं था। लेकिन जैसे ही मेरी उम्र 16 साल की हुई तो मुझे इन सब चीजों पर विश्वास होने लगा। मेरी बुआ का ससुराल नागौर जिले के एक गांव में था। मैं उनके गांव का नाम तो आपको नहीं बता सकता, लेकिन मेरी बुआ तब गांव में ही रहा करती थी। यह करीब 1996 की बात है। उन दिनों गांव में लाइट भी ना के बराबर ही आया करती थी। गांव में सब लोग 8 बजे तक खाना खा पी कर सो जाते थे। पूरे गांव का माहौल बिल्कुल भूतिया हो जाता था। गांव के लोग भी रात 8 बजे के बाद बाहर निकलना सही नहीं समझते थे। साथ ही गांव के लोग सुबह भी जल्दी उठ जाया करते थे। मेरी बुआ भी सुबह सुबह जल्दी उठकर घर के काम में लग जाती थी। तो एक दिन ऐसे ही बुआ सुबह 3 बजे ही उठ गई। समय का पता ही नहीं चला और वो काम करने के लिए सीधा अपने खेत में चली गई। लेकिन जब वो अपने खेत में पहुंची तो उन्होंने देखा कि साथ वाले खेत के पास जो बरगद का पेड़ था वो अजीब ही तरह से हिल रहा था। लेकिन बुआ ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और अपना काम करने लगी। लेकिन फिर थोड़ी देर बाद उनको टॉयलेट जाने की जरूरत महसूस हुई तो उन्होंने उसी बरगद के पेड़ के पास जाकर टॉयलेट कर दी। उसके बाद उन्होंने अपने खेत का काम खत्म किया और घर वापस चली गई। उस दिन तो उनके साथ कुछ भी अजीब नहीं हुआ, लेकिन अगले ही दिन उन्हें तेज बुखार आ गया। फिर उन्होंने बुखार की दवाई ली तो वो ठीक भी हो गई। इसके बाद कई साल ऐसे ही बीत गए। लेकिन फिर 5 साल बाद एक बार वो अपनी मायके आई हुई थी। ये सितंबर या अक्टूबर 2001 की बात होगी। नवरात्रि का टाइम चल रहा था। मेरी बुआ रोज देवी भागवत कथा सुनने जाया करती थी। पहले दिन जब वो वहां गई तो सब कुछ ठीक रहा, लेकिन दूसरे दिन जब वो गई तो उनकी तबीयत खराब होने लगी। भागवत कथा सुनते सुनते ही उन्होंने अजीब अजीब सी हरकतें करनी शुरू कर दी। उनके मुंह से ऐसी आवाज आ रही थी जैसे 2 औरतें एक साथ बात कर रही हो। वो बोल रही थी कि मैं इसको अपने साथ ले जाऊंगी। मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है? क्यों मुझे परेशान कर रहे हो? इतना कह के वो खुद को ही चोट पहुंचाने लगी। वो किसी के भी काबू में नहीं आ रही थी। फिर लोगों ने जल्दी से उनके ऊपर गंगा जल छिड़का तो वो वहीं बेहोश हो गई। जैसे तैसे उनको बेहोशी की हालत में ही घर लाया गया। लेकिन फिर रात होते ही वो फिर से अजीब अजीब सी हरकतें करने लगी। उनकी ऐसी हालत देख के उनके बच्चे भी बहुत डर गए। लेकिन फिर रात होते ही वो फिर से अजीब अजीब हरकतें करने लगी। वो सबको अपनी बड़ी बड़ी आंखें निकाल के दिखा रही थीं। फूफा जी ने किसी तरह उनको जैसे तैसे शांत किया। अगले दिन फूफा जी बुआ को एक पंडित जी के पास लेकर गए जो उनके घर से 3 किलोमीटर दूर रहते थे। लेकिन वहां पहुंचते ही बुआ फिर से अजीब हरकतें करने लगी। उस जगह एक बड़ी अखंड ज्योतिर्लिंग थी। जैसे ही बुआ को उस ज्योतिर्लिंग के सामने लाया गया तो वो वहीं बेहोश हो गई। लेकिन फिर होश में आने पर मंत्रों द्वारा पंडित जी ने पूछा कि तू कौन है और इसके ऊपर क्यों आई है? जिस पर उनके अंदर जो आत्मा थी उसने बताया कि मेरा नाम रोशनी है। इसने मेरे पेड़ के नीचे पेशाब किया था, इसलिए मैं इसके साथ आ गई। लेकिन मैं इसको कोई नुकसान नहीं पहुंचा रही थी। लेकिन जैसे ही मैंने देवी भागवत कथा सुनी तो मुझे परेशानी होने लगी। मैं इसे अपने साथ ले जाना चाहती थी, लेकिन किसी अनजानी शक्ति ने मुझे बाहर निकलने पर विवश कर दिया।
फिर पंडित जी ने उससे बोला कि तुझे इससे बाहर निकलना होगा, और फिर हवन से उन्होंने उसकी आत्मा को बुआ के शरीर से बाहर निकाल दिया। फिर उन्होंने बुआ को मंत्रों से बंधा एक तावीज दिया और मंत्रों वाला पानी भी पीने को दिया, और एक ही हफ्ते के बाद मेरी बुआ बिल्कुल ठीक हो गई। लेकिन फिर उसके 6 साल बाद एक दिन मेरे फूफा की एक एक्सीडेंट में मौत हो गई, लेकिन वो तावीज आज भी मेरी बुआ के हाथ में बंधा हुआ है, और आज मेरी बुआ 69 साल की हो चुकी है। आज उनके पोता पोती सब हैं, और इस उम्र में भी वो बिल्कुल स्वस्थ हैं। इस पूरी घटना को मैंने अपनी आंखों से देखा था, और आज भी मुझे वो सब कुछ बहुत ही अच्छे से याद है। आज मैं 40 साल का हो चुका हूं, लेकिन वो घटना आज भी मुझे डरा देती है।